31 to 40। अध्याय 31। तुम मेरी ड्राइविंग स्किल्स को कितनी रेटिंग दोगे? जब सुबह अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। उसे लगा कि शायद नीतू बिना बताए ही चली गई है। कल रात वे दोनों कुछ ज्यादा ही बहक गए थे। पहली बार के बाद जब वह सहज हो गई तो सिलसिला देर रात तक चलता रहा। आधी रात के बाद ही वे तब रुके जब नीतू पूरी तरह थककर हार मान गई और गहरी नींद में सो गई। अर्जुन ने समय देखा। जैसे ही वह उठकर ऑफिस जाने की तैयारी करने वाला था, नीतू कमरे में दाखिल हुई। वह नंगे पैर थी और उसने अर्जुन की सफेद शर्ट पहन रखी थी, जिससे उसकी लंबी और सुंदर टांगें साफ नजर आ रही थीं। वह काफी ताज़ा और आकर्षक लग रही थी। कल वाली शोरूम की सेल्स गर्ल से तो ये कहीं बेहतर है, अर्जुन ने सोचा। दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि मुझसे मिलने से पहले नीतू का मन साफ था। जाग गए। नीतू पास आए और बिस्तर के किनारे टिक कर बैठ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं नहाने गई थी, पर मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए तुम्हारी एक शर्ट पहन ली। काफी महंगी शर्ट है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? चूंकि वह मर्दानी शर्ट थी, इसलिए उस पर काफी ढीली थी और उसका गला काफी खुला हुआ था। एक ही नजर में उसकी खूबसूरती साफ झलक रही थी, गर्मियों के सबसे मीठे फल की तरह। और इत्तेफाक से अर्जुन को मीठा बहुत पसंद था। कोई बात नहीं, सच तो यह है कि घर पर तुम्हारा यह अंदाज मेरे लिए काफी सुविधाजनक है। कल रात के बाद ये नज़ारा देखते ही अर्जुन की दिलचस्पी फिर से जाग गई। खुद को रोक न पाने के कारण उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आह! नीतू के मुंह से एक धीमी आह निकली और उसका शरीर जैसे बिजली के झटके से कांप उठा। अभी नहीं, उसने धीरे से मिन्नत की। कल रात का अर्जुन उसे किसी थके न होने वाले जादूगर जैसा लगा था। उसके लिए वह एक ऐसा सुख था जिसमें हल्का दर्द भी शामिल था। ठीक है, अर्जुन मान गया कि सुबह सुबह इतनी जबरदस्ती ठीक नहीं, पर मुंह से हाँ कहने के बावजूद उसके हाथ अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहे थे। नीतू ने उसे रोका नहीं, बस अपने होठों को दांतों तले दबा लिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। ये देखकर अर्जुन ने अपनी शरारत रोकी और मुस्कुराकर पूछा, तुम थोड़ी देर और सो क्यों नहीं जाती? आज मुझे काम पर जाना है, नीतू ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसे वाकई डर था कि कहीं वह फिर से शुरू ना हो जाए। किस बारे में बात कर रही हो? अर्जुन ने बेबसी से कहा, मैं तो अपनी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में पूछ रहा था। हाँ, मैं भी तो उसी की बात कर रही हूँ। नीतू ने अर्जुन के गले लगकर शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरा तो पहली बार था आपकी सवारी का, मुझे तो आप कमाल के लगे। मुझे दूसरों का नहीं पता और न ही जानना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन निशब्द रह गया। ठीक है, अब मुझे तैयार होना है। नीतू ने अर्जुन के गाल पर एक किस किया और उसकी पकड़ से निकल गई। मैंने किचन में तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, पर खा लेना। तुम्हें अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत है। नीतू, उसे जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद देखकर अर्जुन को लगा कि कहीं वह गलतफहमी न पाल ले। उसने कहा, मुझे लगता है कि कुछ बातें तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ। नीतू ने उसकी बात काटते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, फिक्र मत करो। मैं अपनी जगह जानती हूँ। मैं कोई ऐसी उम्मीद नहीं पालूंगी जो मुझे नहीं पालनी चाहिए। ये सुनकर अच्छा लगा। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि नीतू वाकई समझदार है, वह अपनी सीमाएं जानती है। अर्जुन ने कहा, जाने से पहले वह छोटा केस इधर ले आओ जो कल लाया था। ठीक है, नीतू मान गई और अलमारी के पास से वह केस उठा लाई। सच तो ये था कि वह कल रात से ही उत्सुक थी कि इस केस में आखिर है क्या। ये दिखने में बहुत कीमती लग रहा था। जब वह केस लेकर आई तो अर्जुन बिना कपड़ों की परवाह किए बिस्तर से उठकर उसके पास आ गया। नीतू ने उसे पहले ही देख लिया था, फिर भी वह थोड़ा शर्मा गई। पर अर्जुन को इन छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने नीतू के सामने ही वह केस खोला। देखते ही देखते सोने के अलग अलग आकार के बिस्कुट, जो सलीके से रखे हुए थे, चमकने लगे। नीतू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस केस में सोना भरा होगा। भला कौन यूं ही सोने के बिस्कुटों से भरा केस लेकर घूमता है? ये तो रईसी का अलग ही स्तर था। अर्जुन ने सबसे छोटा 30 ग्राम का एक सोने का बिस्कुट निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है, इसे यादगार के तौर पर रखो। नीतू हैरान रह गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसके हकदार हो। इसे अपनी पहली बार का तोहफा समझो। शुक्रिया। खुशी के मारे नीतू ने अर्जुन को गले लगा लिया। वह कोई बनावटी शालीनता नहीं दिखा रही थी, उसने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। आखिर वह अर्जुन के साथ इसी रईसी और बेहतर जिंदगी के लिए तो थी। क्या तुम्हें आज रात भी मेरी जरूरत है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम भी कुछ दिन आराम करो, अपनी ताकत वापस लाओ। शायद अगली बार तुम मुझे टक्कर दे सको। नीतू के जाने के बाद अर्जुन ने नाश्ता किया। एक तला हुआ अंडा और दलिया। नीतू के साथ उसका रिश्ता सीधा और साफ था। उनके बीच कोई गहरा प्यार नहीं था,
ये बस एक सौदा था, एक पैसों का लालची था तो दूसरा अपनी इच्छाओं का गुलाम। दोनों को ये बात अच्छी तरह पता थी। पर कम से कम नीतू अपनी ज़रूरतों को लेकर ईमानदार थी। वह दिखावा नहीं करती थी और उसका लालच चिढ़ाने वाला नहीं था। इसीलिए अर्जुन उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करने और उसे कुछ ज़्यादा देने को तैयार था। उसने सोचा कि आगे भी अगर किसी महिला से उसका संबंध बनता है, तो वह ऐसा ही करेगा। जो वफादार रहेगी, उसे वह सब देगा जिसकी वह हकदार है। फिलहाल अर्जुन का कोई इरादा नहीं था कि वह किसी एक लड़की के साथ बंद कर रहे। जब जवानी और पैसा दोनों पास हों, तो इंसान को खुलकर जीना चाहिए। गरीबी में उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबा कर रखा था, अब जब पैसा था, तो वह उन्हें रोकना नहीं चाहता था। उसका सिद्धांत था, आज में जियो, कल की चिंता मत करो। जहां तक महिलाओं की बात थी, वह हर दिन प्यार कर सकता था, पर शादी कभी नहीं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। सुमन, क्या आज भी ऑफिस से छुट्टी मारने का इरादा है? अर्जुन मुस्कुराया। क्या हुआ दीदी, अभी से मेरी याद आने लगी? सुमन, मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। अगर तुम जल्दी नहीं पहुंचे, तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगी। वो भी डबल। दीदी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप सैलरी नहीं काटेंगी, तो मैं खुद को सौंपने के लिए भी तैयार हूँ। सुमन। नाश्ते के बाद अर्जुन अपनी पोर्श 911 लेकर ऑफिस पहुंचा। पहुंचते ही प्रकाश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अर्जुन को लगा कि शायद वह फिर से कोई पंगा करेगा, पर उसने बस एक फाइल उसके सामने रख दी। कल कल्याण ज्वेलर्स की मैनेजर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम काफी काबिल हो। इसी को देखते हुए कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका प्रस्ताव तैयार करो। बॉस अगले हफ्ते मीटिंग में खुद इसे देखेंगे। उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। अर्जुन अवाक रह गया। प्रकाश ने फिर कहा, वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? इसे लो और काम पर लगो। एक बात बतानी है। अर्जुन ने फाइल उठाते हुए कहा, कल मैनेजर जानवी ने कहा था कि उन्हें इवेंट के लिए एक युवा और सुंदर महिला होस्ट चाहिए। वे इसके लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। अब मैं तुम्हारे लिए महिला होस्ट कहां से ढूंढूं? प्रकाश बड़बड़ाया, अभी कंपनी में कोई खाली नहीं है। यह मेरी समस्या नहीं है। मेरा काम बस मैसेज देना और प्रस्ताव तैयार करना था। अर्जुन ने हाथ फैलाए, स्टाफ ढूंढना कंपनी का काम है। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। प्रकाश निशब्द रह गया। भाड़ में जाए। अर्जुन आजकल मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा। उसे लगा कि उसे स्टाफ के लिए सुमन से बात करनी चाहिए। अध्याय 32। यह क्या बात हुई, तुम्हें इसकी गंध भी आ रही है? अर्जुन अपनी डेस्क पर वापस आया, फाइल खोली और उस प्रोजेक्ट को देखा जो उसे सौंपा गया था। ये हिमालयन हबल्स ग्रुप का काम था, उनके जियागंज ब्रांच के लिए एक नए प्रोडक्ट लॉन्च का इवेंट। इतना बड़ा केस और वे चाहते हैं कि मैं इसे संभालूं। कंपनी में मेरी हैसियत और काबिलियत अचानक इतनी कब बढ़ गई? बगल वाले केबिन से गोलू ने झांक कर पूछा, अर्जुन क्या बात है? मैनेजर प्रकाश ने मुझे एक केस दिया है। अर्जुन ने सिर झटकते हुए कहा, सोच रहा हूं क्या करूं। केस? मैंने तो कुछ नहीं सुना। गोलू ने फाइल लेकर उस पर नजर डाली और हैरान रह गया। एक मिनट, ये केस तो खुद मैनेजर प्रकाश संभालने वाले थे ना? अर्जुन उलझन में पड़ गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गोलू ने समझाया, कल दोपहर तुम ऑफिस में नहीं थे। ये केस अनुभवी टीम 3 को दिया जाने वाला था। पर प्रकाश ने ये कहकर इसे झपट लिया कि वह खुद इसे संभाल सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन सब समझ गया। तो ये बात है, वह मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है। अगर सब ठीक रहा, तो क्रेडिट उसकी लीडरशिप को जाएगा। और अगर गड़बड़ हुई, तो ठीकरा मेरे सिर फूटेगा, है ना? क्या चाल चली है? टिंग, एक नोटिफिकेशन आया। अर्जुन ने फोन खोला, लीना का मैसेज था। लीना, हे, क्या तुमने अपनी कार ले ली? अर्जुन, कल ही ले ली थी। लीना, क्या तुमने मुझे साथ चलने के लिए क्यों नहीं कहा? अर्जुन, तुम काम पर थी, है ना? मैंने सोचा तुम्हें परेशान न करूं। लीना, धत्तेरे की। मैं तुम्हारी स्पोर्ट्स कार में बैठने वाली पहली महिला बनना चाहती थी। अर्जुन, शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा। कल कोई पहले ही उसमें बैठ चुका है। लीना, कहीं वह सुमन तो नहीं थी? सरप्राइज डॉट जेपीजी। अर्जुन, अंदाजा लगा लो। लीना, तो मैं दूसरी बनूंगी। अर्जुन, दूसरा नंबर भी बुक हो चुका है। लीना, अलविदा, हमारा रिश्ता खत्म। चैट खत्म करके अर्जुन ने फोन रख दिया। जैसे ही उसने सिर उठाया, सुमन को बिल्कुल अपने बगल में खड़ा पाया। वह बुरी तरह चौंक गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे काम के वक्त बॉस के हाथों रंगे हाथों पकड़े जाना। अर्जुन ने चिढ़कर कहा, मैनेजर सुमन, आप क्या कर रही हैं? ऐसे चुपके से मत आया कीजिए, किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। काम पर ध्यान दो, ऑफिस के समय फोन नहीं। सुमन ने जानबूझकर सख्त नजर से देखा और कहा, मेरे केबिन में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है।
अर्जुन मुस्कुराया और उसके पीछे केबिन की ओर चल दिया। आज सुमन ने एक फॉर्मल ऑफिस ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बहुत प्रभावशाली और आकर्षक लग रही थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने अनजाने में दरवाजा बंद कर दिया। ये देख सुमन ने पूछा, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अर्जुन ने मासूमियत का नाटक किया। खुले दरवाजे में क्या बात करना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? सुमन तुरंत उसका मतलब समझ गई। उसने गुस्से और शर्म के मिले जुले भाव से उसे घूरा और कहा, मैं यहाँ काम की बात करने के लिए बैठी हूँ। ओह! अर्जुन एक कुर्सी खींचकर आराम से बैठ गया और आज्ञाकारी बच्चे की तरह बोला, दीदी, कहिए। मैं सुन रहा हूँ। मैंने मैनेजर प्रकाश से सुना कि तुम्हें एक युवा और सुंदर महिला होस्ट चाहिए। हाँ, अर्जुन ने समझाया, मेरे पास जो केस है, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। ये क्लाइंट की मांग है। क्या वाकई? सुमन ने शक भरी नजरों से देखा। मुझे तो लग रहा है कि यह युवा और सुंदर वाला हिस्सा तुम्हारी अपनी उपज है। मैं वैसा इंसान नहीं हूं। अर्जुन ने प्यार भरे अंदाज में कहा, मेरा दिल तो अब सिर्फ बस यहीं रुक जाओ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊं। कहते हुए सुमन अर्जुन के करीब आए और उसके कपड़ों को हल्के से सूंघा। अर्जुन उलझन में पड़ गया, आप क्या कर रही हैं? अगली बार जब मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करो, तो पहले अपने कपड़े बदल लेना। सुमन ने उसकी चोरी पकड़ ली। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कपड़ों से अभी भी किसी दूसरी औरत की खुशबू आ रही है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या बात है, इसे ये भी पता चल गया। उसने अपराधी भाव से अपना सिर झुकाया और खुद के कपड़े सूंघे। कोई गंध तो नहीं है? ठीक है, अब शर्मिंदा मत हो। सुमन ने बेपरवाही से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस औरत के साथ घूम रहे हो, बस अगले दिन काम पर आने में देर मत करना। अरे वाह, क्या मुझे यहाँ जलन की हल्की सी गंध आ रही है? अर्जुन ने मुस्कुराकर पलटवार किया, क्या आप मुझे लेकर पजेसिव हो रही हैं? तुम्हारी गलतफहमी है। सुमन ने बात काटी। मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम किस्मत वाले हो। कल एक नई इंटर्न आ रही है, जिसने अभी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है। जब तुम उसे काम के तरीके समझा दोगे, तो तुम उससे होस्टिंग करवा सकते हो। ठीक है। अर्जुन सिर हिलाकर बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गया। भले ही सुमन आज बहुत आकर्षक लग रही थी, पर कल रात की थकान के बाद अर्जुन का दिमाग अभी एकदम शांत था। उसके मन में कोई शरारत नहीं थी। अर्जुन को आज इतना सीधा और शरीफ देखकर सुमन को थोड़ी निराशा हुई। उसने सुबह ऑफिस आने से पहले ये ड्रेस बड़े चाव से चुनी थी, और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। क्या कल रात कहीं और दिल लगाने के बाद उसकी मुझ में दिलचस्पी खत्म हो गई? ये सोचकर वह थोड़ी उदास हो गई। मर्द भी ना, उन्हें कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने देना चाहिए। दूर खड़ा प्रकाश सुमन के केबिन से निकलते हुए अर्जुन को देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। आजकल वह ऑफिस में अर्जुन और सुमन की हर हरकत पर नजर रख रहा था। अगर उनके बीच कुछ भी संदिग्ध दिखता, तो वह चुपके से फोटो खींचकर बॉस को दे देता। पर हर बार अर्जुन अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लेता था, जिससे उसे मौका नहीं मिल रहा था। पर अभी कुछ दिन और बाकी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे मौका न मिले। अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था कि उसके शरीफ व्यवहार ने सुमन को थोड़ा चिढ़ा दिया था। अभी वह ये सोच रहा था कि प्रकाश द्वारा दिए गए केस का क्या करे। पहला रास्ता, मैं इसे उसके मुंह पर दे मारूं। मुझे ये खेल नहीं खेलना। नतीजा ये होगा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मुझे हर्जाना मिलेगा और फिर मैं आज़ाद पंछी की तरह पूरे देश में घूमूंगा। दूसरा रास्ता, मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके इस काम को किसी बाहरी एजेंसी से करवा लूं, इसे बेहतरीन तरीके से पूरा करूं और उसे चुप कर दूं। साथ ही अगले हफ्ते बॉस की नज़रों में अपनी धाक जमा लूं। नतीजा ये होगा कि मैं कुछ समय और ऑफिस में रहकर सुमन के साथ हंसी मजाक का आनंद ले सकूंगा। तीसरा, खैर, तीसरा रास्ता अभी सोचा नहीं है। तब तक कोई नॉवेल पढ़ता हूं और लंच का इंतजार करता हूं। जब से पैसों की चिंता खत्म हुई थी, अर्जुन ऑफिस में निडर हो गया था। जैसे ही काम खत्म होता, वह समय बिताने के लिए मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगता। उसे शहरी रईसों वाली कहानियां बहुत पसंद थीं। पिछले 6 महीनों से वह एक शहंशाह वाली कहानी पढ़ रहा था। पहले जब वह इसे पढ़ता था, तो उसे लगता था कि यह किसी गरीब कर्मचारी का सपना है। पर अब पढ़ते हुए उसे यह अपनी आत्मकथा जैसा महसूस हो रहा था। दिक्कत बस ये थी कि लेखक कहानी को हमेशा रोमांचक मोड़ पर छोड़ देता था। वह लेखक भी गजब का सस्पेंस बनाता है। लेखक से एक्स्ट्रा चैप्टर लिखवाने का एक ही तरीका था, उसे टिप देना। पहले तो अर्जुन के पास पैसे नहीं थे, पर अब बात अलग थी। एक और सस्पेंस वाला मोड़ देखकर वह इतना चिढ़ गया कि सीधे रीडर्स के ग्रुप चैट में गया और लेखक को टैग किया। गुस्सेल भाई @लेखक _ साहब, अपनी कीमत बताओ। एक और चैप्टर के लिए कितनी टिप चाहिए? अध्याय 33। इस पैसे से तो शायद सिर्फ एक बाजू ही खरीदी जा सकेगी।
अर्जुन ने जिस ऐप पर कहानी पढ़ी थी वहां उसका यूजर नेम गुस्सेल भाई था। जैसे ही उसने लेखक को टैग किया, लेखक का जवाब तुरंत आ गया। लेखक भाई, एक एलायंस लीडर का इनाम मतलब एक एक्स्ट्रा चैप्टर। गुस्सेल भाई, तुम्हारे पास कितने चैप्टर एडवांस में लिखे हुए रखे हैं? लेखक, ये तो इस बात पर निर्भर करता है भाई कि तुम्हारी जेब कितनी गर्म है। तुम देखना चाहते हो कि मेरी जेब कितनी गर्म है? अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। गुस्सेल भाई, ठीक है, मैं अभी इनाम भेज रहा हूं। अगर तुमने चैप्टर रिलीज नहीं किए तो मेरा वकील तुमसे मिलने आएगा। लेखक, अरे, लेखक को लगा कि पाठक मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसके डैशबोर्ड पर एक नोटिफिकेशन चमका। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपने अकाउंट में 1 लाख रुपये टॉप अप किए और लेखक को गोल्डन अलायंस लीडर का अवार्ड भेज दिया। वह कोई बेवकूफ नहीं था। पहला कारण तो यह था कि वह कहानी का अगला हिस्सा पढ़ने के लिए वाकई बेताब था। दूसरा, वह एक संघर्षरत लेखक की मदद करना चाहता था ताकि उसकी कहानी और लोकप्रिय हो सके। पुराने दिनों में, जब उसकी पूर्व प्रेमिका उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी, तब यही कहानी उसके अकेलेपन का सहारा बनी थी। पहले उसके पास पैसे नहीं थे, पर अब सिस्टम की बदौलत उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सिस्टम, अपनी पसंदीदा कहानी के लेखक पर दबाव बनाने और अपनी मर्जी चलाने के लिए होस्ट ने उसे भारी इनाम दिया। इनाम 3 लाख रुपये नकद। बैंक बैलेंस 4,250,000 रुपये। जल्द ही पूरे ऐप पर यह खबर फैल गई और कहानी के फैंस ग्रुप में हलचल मच गई। फैंस, भाई साहब, गुस्सेल भाई तो वाकई गुस्से में हैं। सीधे 1 लाख का इनाम। फैंस, लेखक की तो अब शामत आने वाली है। अगर चैप्टर नहीं दिए तो वकील सच में घर पहुंच जाएगा, हा हा हा। अर्जुन ने ग्रुप देखा और मुस्कुराते हुए लेखक को फिर टैग किया। गुस्सेल भाई अट लेखक अंडरस्कोर साहब, अब बताओ जेब कितनी गर्म है? लेखक, मालिक, मुझसे गलती हो गई। आप तो असली रईस निकले। अर्जुन के पैतृक शहर के एक साधारण से घर में एक 23 साल की लड़की चश्मा लगाए अपने बिस्तर पर लेटी थी। जब उसने अपने टैबलेट पर इनाम की राशि देखी तो उसका सिर चकरा गया। 1 लाख रुपये। उसका नाम चंचल था। इंटरनेट की दुनिया में वह एक पुरुष लेखक बनकर कहानियां लिखती थी, क्योंकि उसे सामाजिक तौर पर लोगों से मिलने जुलने में घबराहट होती थी। हिंदी साहित्य में डिग्री लेने के बाद उसे कोई मनपसंद नौकरी नहीं मिली, तो उसने घर बैठे कहानियां लिखना शुरू कर दिया। उसकी कमाई से घर का खर्च आराम से चल जाता था। लेकिन आज जो हुआ था, वह उसके 3 साल के करियर में पहली बार था। खुशी के मारे वह बिस्तर पर उछलने लगी और गलती से नीचे गिर गई। ओह, मेरी कमर! चंचल ने अपना पिछवाड़ा सहलाया, आंखों में दर्द के आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान। लेकिन फिर उसे याद आया, 100 चैप्टर्स। इतने चैप्टर कौन लिख सकता है? उसके पास तो सिर्फ 10 चैप्टर एडवांस में थे। डर के मारे उसने अर्जुन की प्रोफाइल पर जाकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी ताकि वह उससे बात कर सके, पर कोई जवाब नहीं मिला। चलो, जो है वही पोस्ट कर देती हूँ। कम से कम मेरा इरादा तो नेक दिखेगा। चंचल ने लंबी आह भरी और अपने पास रखे सारे 10 चैप्टर एक साथ पब्लिश कर दिए। वह बाहर खाना खाने जाने के लिए जैसे ही निकली, सामने वाली पड़ोसी आंटी मिल गईं। नमस्ते, सुधा आंटी। नमस्ते बेटा, फिर बाहर खाना खाने जा रही हो? सुधा आंटी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। मैं भी घर पर अकेली हूँ, चलो आज मेरे साथ ही खाना खाओ। चंचल थोड़ा झिझकी, नहीं आंटी, मैं खा लूंगी। पर उत्साही सुधा आंटी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर के अंदर खींच लिया। चंचल मन ही मन सोचने लगी, ऐसी पड़ोसी का क्या करें जो हर बार खाने पर बुलाकर घुमा फिराकर अपने बेटे की ही बातें करती है। शायद वह हमें मिलाना चाहती हैं, पर मुझे अभी किसी झमेले में नहीं पड़ना। उधर ऑफिस में अर्जुन के पास उसके वकील का फोन आया। वकील ने बताया कि सारे दस्तावेज तैयार हैं और वे मानहानि और पैसों की रिकवरी का केस फाइल कर रहे हैं। क्या मुझे कोर्ट आना पड़ेगा? अर्जुन ने पूछा। जरूरत नहीं है, आप हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। वकील ने भरोसा दिलाया। अगर वह पैसे नहीं देती तो हम कोर्ट से उसकी संपत्ति नीलाम करवाने का आदेश दिलवा देंगे। अर्जुन संतुष्ट था। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसकी पूर्व प्रेमिका को कोर्ट का समन मिलेगा। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। दोपहर में काम के दौरान अर्जुन की मां का फोन आया। बेटा, तुम्हारी मौसी और पड़ोस की आंटी को वे कपड़े बहुत पसंद आए जो तुमने मेरे लिए खरीदे थे। वे पूछ रही थी कि क्या तुम उनके लिए भी कुछ कपड़े ला सकते हो। अर्जुन समझ गया कि उसकी मां अपनी सहेलियों के बीच टशन दिखाना चाहती हैं। मां, मैं आपके लिए जितने चाहो कपड़े खरीद दूंगा, पर आप उन्हें दूसरों को मत बेचिएगा। आप बस खुद पहनिए। मोहल्लेदारी में पैसों का लेन देन रिश्तों में कड़वाहट ले आता है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं समझ गई। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के बाद स्टोर जाऊंगा और कपड़े भिजवा दूंगा। अर्जुन ने सोचा कि इसी बहाने वह स्टोर जाकर नीतू से भी मिल लेगा।
आखिर कल उसकी पहली रात थी, उसका हाल जानना तो बनता ही था। अध्याय 34। लो, अब नखरे भी शुरू हो गए। अर्जुन ने अपनी माँ से फोन पर बात खत्म की। उसने ऑफिस में छुट्टी होने तक समय बिताया और फिर अपने सहकर्मियों के साथ लिफ्ट से नीचे उतरा। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे, तो मैनेजर प्रकाश ने देखा कि अर्जुन बाहर निकलने के लिए नहीं मुड़ा। उसने याद दिलाया, ये पहली मंजिल है। क्या तुम नहीं उतर रहे? नहीं, अर्जुन मुस्कुराया। आज मुझे भी पार्किंग गराज में जाना है। गराज में क्यों? तुम्हारे पास तो कोई कार भी नहीं है। ओह, मेरी गलती, अर्जुन ने जवाब दिया, कल काम के बाद मैंने एक कार खरीद ली थी। प्रकाश निशब्द रह गया। सच में, या फिर झूठ बोल रहा है? मुझे तो यकीन नहीं होता। दोनों साथ में गराज गए, जहां अर्जुन ने देखा कि सुमन की कार अभी भी वहीं खड़ी थी। अजीब है, वह तो काफी पहले नीचे आ गई थी ना। बगल में खड़े प्रकाश ने अर्जुन को देखकर ताना मारा, तो कहाँ है तुम्हारी कार? मैं भी देखना चाहूंगा कि तुमने कौन सी गाड़ी खरीदी है। जो आपके बिल्कुल सामने खड़ी है, वही मेरी है। हा हा हा। प्रकाश ने सामने खड़ी पोर्श 911 को देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, अर्जुन, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस कार की कीमत कितनी है? 1 करोड़ से ऊपर। अगर तुम ये कार खरीद सकते हो, तो मैं इसे यहीं सबके सामने खा जाऊंगा। ये आपके शब्द हैं। अर्जुन ने शांति से अपनी जेब से पोर्श के लोगो वाली चाबी निकाली और धीरे से अनलॉक बटन दबाया। बीप बीप। सामने खड़ी लाल स्पोर्ट्स कार की हेडलाइट्स 2 बार चमकी। प्रकाश फटी आंखों से देखता रह गया। ये कार वाकई इसकी है? नहीं, रुको, यह इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है? एक पल के लिए प्रकाश इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाया। अर्जुन, तुमने इसे किराए पर लिया है ना? इसने इसे खरीदा है। सुमन अचानक उनके पीछे से आई। मैं इसकी गवाह हूं, उसने कहा। प्रकाश के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। अर्जुन मुस्कुराया, मैनेजर प्रकाश, एक मर्द को अपनी बात का पक्का होना चाहिए, आप जानते हैं ना? काले पड़ चुके चेहरे के साथ, प्रकाश बिना एक शब्द कहे मुड़ा और अपनी पुरानी घिसी पिटी कार में बैठकर निकल गया। उसकी जाती हुई पीठ काफी हताश लग रही थी। मैनेजर प्रकाश के मजाक का सामना करते हुए, होस्ट ने अपनी मर्जी से पलटवार किया। पॉर्श ने सामने वाले का आत्मविश्वास चकनाचूर कर दिया। इनाम, 50,000 रुपये नकद। वर्तमान बैंक बैलेंस, 42.7 लाख रुपये। अर्जुन खुशी से मुस्कुराया। इस तरह दिखावा करना वाकई कमाल का एहसास है। प्रकाश इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है। वह न केवल मुझे मानसिक संतुष्टि देता है, बल्कि उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। प्रकाश के जाने के बाद सुमन मुस्कुराई। बेचारे प्रकाश को जानबूझकर परेशान करके क्या तुम्हें कोई उपलब्धि महसूस होती है? अगर रईस होने के बाद मैं उस इंसान के सामने थोड़ा दिखावा न करूं जिसे मैं नापसंद करता हूं, तो यह अंधेरे में रेशमी कपड़े पहनने जैसा होगा। उसका क्या फायदा? अर्जुन ने सुमन की ओर देखा और छेड़ा, दीदी, आप अभी तक गई नहीं। क्या आप गराज में जानबूझकर मेरा इंतजार कर रही थीं? हाँ, सुमन ने उसकी पोर्श 911 पर नजर डाली और कहा, मैं कहने वाली थी कि छुट्टी के बाद टैक्सी मिलना मुश्किल होता है और अपनी दरियादिली दिखाते हुए तुम्हें घर छोड़ने की पेशकश करने वाली थी। लेकिन लगता है अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों ना आज मैं आपको घर छोड़ दूं? अर्जुन ने कहा, और आप मेरी नई कार का अनुभव भी ले लेंगी। फिक्र मत कीजिए, मेरी ड्राइविंग लाजवाब है। कल रात ही इस पैसेंजर सीट पर कोई दूसरी औरत बैठी थी, है ना? सुमन ने थोड़े तिरस्कार के साथ कहा, मेरे पास अपनी कार है। मैं तुम्हारी कार में क्यों बैठूं? इतना कहकर वह मुड़ी और अपनी कार में बैठ गई। अर्जुन अवाक रह गया। ठीक है, नखरे दिखाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने जानबूझकर जोर से कहा, अगर आप सवारी नहीं करना चाहती, तो मैं कल वाली सुंदर लड़की को फिर से लेने चला जाता हूं। सुमन ने उसे घूर कर देखा, फिर जवाब में जोर से एक्सीलेटर दबाया और गराज से बाहर निकल गई। अर्जुन ने सोचा, तेज मिजाज है। मुझे पसंद आया। उफ, मेरी जिंदगी की सभी महिलाओं में शायद इसे जीतना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि इसे मेरे पैसों का लालच नहीं है। सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ सुंदर ही नहीं, समझदार भी है। थोड़ी देर सोचने के बाद, अर्जुन अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर गोमती मॉल की ओर चल दिया। उसे पता नहीं था कि उसकी बात सुनने के बाद सुमन ज्यादा दूर नहीं गई थी। वह बाहर रुक गई थी और जैसे ही अर्जुन की कार बाहर निकली, उसने चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अपनी कार में बैठी सुमन उलझन में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह किसी मर्द का पीछा करेगी। वह भी अपने ही जूनियर का। जब उसके पति का अफेयर था, तब भी उसने पीछा नहीं किया था, बल्कि जासूस लगाया था। पर वह बहुत उत्सुक थी। वह देखना चाहती थी कि आखिर वह औरत कैसी दिखती है जो कल रात अर्जुन के साथ थी। क्या वह वाकई मुझसे ज्यादा आकर्षक हो सकती है? शायद यह महिलाओं के बीच की वह प्रतिस्पर्धी भावना थी। सुमन ने मॉल तक उसका पीछा किया, जहां उसने देखा कि वह गुची स्टोर में गया। जैसे ही अर्जुन ने स्टोर में कदम रखा, दरवाजे पर खड़ी सेल्स गर्ल ने उसे पहचान लिया। वह जानती थी कि यह नीतू का खास ग्राहक है।
उसने मुस्कुराते हुए स्वागत किया, मिस्टर अर्जुन, नीतू अभी दूसरे कस्टमर के साथ है। अगर आपको जल्दी नहीं है, तो आप लाउंज एरिया में इंतजार कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम कीजिए। मेरी फिक्र मत कीजिए। जैसे वह उस जगह का मालिक हो, अर्जुन लाउंज एरिया की ओर बढ़ गया। एक कर्मचारी ने उसे चाय दी और चली गई। थोड़ी दूर से जैसे ही नीतू को पता चला कि अर्जुन आया है, उसने तुरंत अपने कस्टमर को दूसरी सेल से गर्ल को सौंपा और खुशी खुशी लाउंज की तरफ दौड़ पड़ी। आखिर वह ड्यूटी पर थी, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखना चाहती थी। अर्जुन को देख वह मुस्कुराए। नमस्ते, मिस्टर अर्जुन, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए कुछ और कपड़े खरीदने हैं। अर्जुन ने फिर से चेतावनी दी, इस बार बहुत ज्यादा महंगे होने की जरूरत नहीं है। औसत कपड़े भी चलेंगे। ठीक है, मिस्टर अर्जुन। जब वे कपड़े चुन रहे थे, नीतू ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। अर्जुन ने पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? आज काम पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ। नीतू शर्मा गई और बोली, बस मैं बहुत तेज नहीं चल पा रही हूँ। ओह, लगता है कल रात मैं थोड़ा ज्यादा ही बहक गया था, अर्जुन ने थोड़ा अपराधी महसूस करते हुए कहा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नीतू ने आसपास देखा और धीरे से शर्माते हुए कहा, सच कहूं तो अंत तक मैं भी यही चाहती थी। अर्जुन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अगर तबीयत ठीक नहीं है, तो आज छुट्टी ले लो। तुम्हारी सैलरी का नुकसान मैं भर दूंगा। जरूरत नहीं है, मैं इतनी नाजुक नहीं हूं। नीतू को लगा अर्जुन किसी और वजह से आया है। उसने कहा, अगर तुम वाकई चाहते हो, तो आज भी हम मिल सकते हैं। रहने दो, क्या तुम्हें लगता है मैं कोई हवसी हूं? अर्जुन ने मजाक में आंखें सिकोड़ी। तुम बस आराम करो, जब तुम बेहतर महसूस करोगी, तब मैं तुम्हें बाहर शॉपिंग और अच्छे खाने के लिए ले जाऊंगा। बात करते करते नीतू ने 4 कपड़े चुन लिए थे, जिनका कुल बिल 50,000 रुपये से थोड़ा ऊपर था। यह अर्जुन की शर्त के हिसाब से ठीक था। आखिर लग्जरी स्टोर में भी हर चीज लाखों की नहीं होती। अर्जुन ने पेमेंट कर दी, पर इस बार सिस्टम ने कोई इनाम नहीं दिया। शायद सिस्टम को लगा कि यह काम मेरी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि जरूरत के लिए था। अर्जुन ने नीतू से कहा, मैं कपड़े साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज दूंगा, बस इसे कोरियर करवा देना। ठीक है, चलो फिर, मैं चलता हूँ। नीतू उसे बाहर तक छोड़ने आए और धीरे से याद दिलाया, गाड़ी ध्यान से चलाना। कहने के बाद, उसने जल्दी से उसके गाल पर एक किस किया। ये नज़ारा दूर से सुमन ने भी देख लिया। तो यह है वो। जब नीतू स्टोर के अंदर वापस आई, तो उसकी सहकर्मी रेशमा उसके पास आई। उसने ताना मारा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारा अमीर बॉयफ्रेंड इस बार कितना खर्च करेगा। बस 50,000। तुम्हें इससे क्या मतलब? सुना है कल रात तुम डिनर के बाद उसके साथ ही गई थी। रेशमा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि कल तुम्हारी पहली रात थी, है ना? अगर थी भी तो क्या? नीतू ने ठंडे लहजे में कहा, तुम अपनी फिक्र करो। मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूं कि यह तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है। रेशमा मुस्कुराए। मर्द ऐसे ही होते हैं। पाने से पहले बहुत लुटाते हैं, पर मिलने के बाद बदल जाते हैं। देखो, पहले 3 लाख और अब सिर्फ 50,000, यही हकीकत है। कुछ और रातों के बाद वह शायद मुड़कर भी न देखे। यह मेरा चुनाव है। नीतू ने उस सोने के बिस्कुट के बारे में सोचा जो अर्जुन ने उसे सुबह दिया था और गर्व से कहा, वह मेरे साथ जैसा बर्ताव करता है, उसकी बराबरी तुम और तुम्हारे वो बूढ़े रईस कभी नहीं कर सकते। देखते हैं, रेशमा चिढ़कर बोली। तभी उसने देखा कि एक और कस्टमर स्टोर में आया है। रेशमा तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। मैम, गुची में आपका स्वागत है। रेशमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुमन, जो अर्जुन के जाने के ठीक बाद स्टोर में घुसी थी, उसने सामने खड़ी औरत पर एक नजर डाली। फिर दूर खड़ी नीतू की ओर देखते हुए सपाट आवाज में कहा, मुझे वह लड़की चाहिए, वही मुझे कपड़े दिखाएगी। रेशमा निशब्द रह गई। नीतू भी पूरी तरह उलझन में थी। उसने सुमन की ओर देखा, वह उसे बिल्कुल नहीं पहचानती थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें जानती हूँ। अध्याय 35। तुमने तो वाकई ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी हैं। एक आलीशान अपार्टमेंट के बाहर, लीना अभी अभी एक ऑफिस डिनर से लौटी थी। उसे ये देखकर बड़ा झटका लगा कि उसकी माँ, मीरा देवी, उसके दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। लीना के चेहरे के भाव बदल गए। उसने पास जाकर पूछा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मीरा देवी ने गुस्से में कहा, जाहिर है, मैं तुझे ढूंढने आई हूँ। यह मत सोचना कि तूने घर बदल लिया तो तू मुझसे छिप जाएगी। चलिए, कहीं और चलकर बात करते हैं। क्या, अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी सगी माँ को घर के अंदर भी नहीं ले जाएगी? मीरा देवी ने आवाज ऊंची की। सही है, अब तू अमीर हो गई है, ऐसे बड़े घर में रहने लगी है। तुझे अपनी माँ को अंदर ले जाने में शर्म आती है ना?
कितनी शर्म की बात है। इतने आलीशान घर में रहती है और फिर भी कहती है कि तेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ, लीना ने तंग आकर कहा, प्लीज यहाँ तमाशा मत कीजिए। यह मेरा घर नहीं है, मेरी सहेली का है। मुझसे ये बहाने मत बना। मीरा देवी गुस्से में बोली, मैंने और तेरे पिता ने तुझे पैदा होते ही पढ़ाया लिखाया ताकि तू कामयाब हो सके। अब जब तू शहर में पैसे कमा रही है और ऐश की जिंदगी जी रही है, तो तूने तय कर लिया है कि हम मरें या जिएं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको नजरअंदाज कहाँ कर रही हूँ। लीना ने भी गुस्से में पलटवार किया। क्या मैं हर महीने जो खर्चा भेजती हूँ, वो काफी नहीं है? आपने कहा कि आपका घर छोटा है, तो मैंने अपनी खुद की घर की बचत के पैसे आपको दे दिए ताकि आप बड़ा घर ले सकें, और आज भी मैं उसकी ईएमआई भर रही हूँ। पर मेरे छोटे भाई का क्या? वो हट्टा कट्टा है, पर काम करने के बजाय घर पर बैठा आपकी रोटियां तोड़ता है। आप उसे एक शब्द नहीं कहती। अब उसकी गर्लफ्रेंड है, तो आप चाहती हैं कि उसकी शादी का खर्च, शगुन के पैसे और उनके लिए घर भी मैं ही दूं। मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूँ। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी अपनी भी तो जिंदगी है। मैं 28 की होने वाली हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। आप मुझसे और क्या चाहती हैं? क्या आप तभी खुश होंगी जब मैं खुद को खत्म कर लूंगी? वो तेरा छोटा भाई है। तू बड़ी बहन है और काबिल है, तो क्या तुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। लीना ने कहा, एक फूटी कौड़ी नहीं है। अगर आप मुझे अभी मार भी डालेंगी, तो भी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो लोन ले ले। आखिर तेरे पास नौकरी तो है ही। मीरा देवी अब बेशर्मी पर उतर आई थी। आज मैं यहाँ से नहीं जा रही। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक टिकता है। अगर आप नहीं गईं, तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। लीना चिल्लाई, माँ, मुझे मजबूर मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। मीरा देवी थोड़ा डरते हुए बोली, पर मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं हैं। तुझे कुछ तो देना पड़ेगा। लीना निशब्द रह गई। अपनी माँ को वहां से हटाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने पर्स से 500 रुपये निकाले। मीरा देवी ने तुरंत पैसे झपट लिए और जाते जाते धमकी दी, जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगी, मैं वापस आती रहूंगी। माँ के जाने के बाद लीना ने दरवाजा खोला और अंदर गई। ये देखकर कि सुमन अभी तक नहीं लौटी है, वह कुछ ही कदम चली थी कि अचानक जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों में सिर छिपाकर धीरे धीरे रोने लगी। उसकी हंसमुख और चुलबुली शख्सियत के पीछे एक कड़वी सच्चाई थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। उसका परिवार बेटों को ज्यादा अहमियत देता था, इसलिए उसे कभी वो प्यार नहीं मिला। नौकरी शुरू करने के बाद से वह अपने परिवार के लिए बस एक एटीएम बनकर रह गई थी। उसके माता पिता सिर्फ पैसे मांगते थे और मना करने पर जान देने की धमकी देते थे। उसने सुमन के साथ रहना इसीलिए शुरू किया था ताकि अपने परिवार से छिप सके, पर उन्होंने उसे यहाँ भी ढूंढ लिया। लीना को लगा जैसे वह पूरी तरह टूट चुकी है। वह फर्श से उठी। आज रात वह सब कुछ भूल जाना चाहती थी, बस पीना चाहती थी। उसने अपना फोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने अर्जुन को फोन मिलाया। अर्जुन को अकेले रहना पसंद नहीं था। उसे किसी न किसी का साथ चाहिए होता था। मॉल से लौटने के बाद वह घर पर अकेला बैठा उब रहा था। जैसे ही वह बाहर निकलने की सोच रहा था, लीना का फोन आ गया। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पर, अर्जुन ने जवाब दिया। क्या बात है? लीना ने खुद को संभाला और हंसते हुए पूछा, क्या तुम आज रात फ्री हो? चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अभी कुछ देर पहले रो रही थी। तुम अकेली हो? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, सुमन दीदी कहाँ हैं? क्यों? अगर वो नहीं होंगी तो तुम नहीं आओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन हंसा। तुम कहाँ हो? मैं अपनी कार लेकर आता हूँ। मैं गोमती विहार के गेट पर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। आधे घंटे बाद अर्जुन वहां पहुंचा। उसने देखा कि लीना सड़क किनारे खड़ी है। आज वो कुछ अलग लग रही है। जैसे ही अर्जुन की कार रुकी, लीना दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। अर्जुन की नजर उसकी टांगों पर पड़ी, जिस पर उसने काली स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी। वाह, तुमने तो ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी हैं। तुमने ही तो कहा था, लीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कि तुम्हारी पैसेंजर सीट सिर्फ काली स्टॉकिंग्स वाली सुंदर लड़कियों के लिए है। तो क्या तुम मेरी ड्रेस से संतुष्ट हो? आह, बहुत अच्छी है। बहुत हॉट। अर्जुन ने छेड़ा, मेरा तो इसे छूने का मन कर रहा है। छू सकते हो। लीना हंसी। एक बार छूने के 300 रुपये लगेंगे। है तुम्हारे पास इतने पैसे? वाकई, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तब तक छू सकता हूं जब तक खाल न निकल जाए। सपनों में, लीना ने कहा, चलो अब मुझे किसी बार में ले चलो। अर्जुन ने थोड़ा झेपते हुए कहा, मैं आज तक कभी किसी बार में नहीं गया। लीना एक पल के लिए ठिठक गई, फिर अविश्वास से बोली, तुम कभी बार नहीं गए? मजाक कर रहे हो ना? सच में नहीं गया। तुम ही मुझे ले चलो और दिखाओ कि वहां क्या होता है। लीना ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, फिर न्यू वर्ल्ड के फॉरएवर क्लब चलते हैं।
ये जियागंज का सबसे मशहूर क्लब है। रास्ते में लीना ने अपने दोस्तों से क्लब के एक प्रमोटर का नंबर मांगा। किसी प्रमोटर के जरिए जाने से अनुभव बेहतर रहता है और कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। उसने अर्जुन से पूछा, हमें नीचे वाला सोफा चाहिए या ऊपर वाली प्राइवेट केबिन? फर्क क्या है? ऊपर वाली जगह महंगी होती है और वहां भीड़ कम होती है। वो रईस लोगों के लिए होती है। अर्जुन ने पूछा, पार्टी तुम्हारी तरफ से है? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। लीना हंसी। हाँ, पर अगर खर्चा बहुत ज्यादा हो गया और मेरे पास पैसे कम पड़े तो तुम्हें उधार देना पड़ेगा। जल्द ही वे क्लब के गेट पर पहुंच गए। लीना का संपर्क किया हुआ प्रमोटर राहुल वहां पहले से खड़ा था। जैसे ही अर्जुन ने कार रोकी, राहुल दौड़कर आया और गार्ड से कहकर कार पार्क करवाई। मिस लीना, आप आ गईं। राहुल ने उन दोनों को लग्जरी कार से उतरते देखा और समझ गया कि अर्जुन कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर मैंने अच्छी सर्विस दी तो मेरा महीने का कोटा यहीं पूरा हो जाएगा, उसने सोचा। राहुल उन्हें एक स्टाइलिश गलियारे से होते हुए क्लब के अंदर ले गया। वह जगह बहुत बड़ी थी और रंग बिरंगी लाइटों से सजी थी। कान फाड़ देने वाला संगीत बज रहा था और हर तरफ नौजवान धुन पर थिरक रहे थे। स्टेज पर डांसर नाच रही थीं। सच कहूं तो अर्जुन के लिए, जो पहली बार क्लब आया था, ये सब थोड़ा अजीब और नया था। पर उसने जाहिर नहीं होने दिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे वो ये सब रोज देखता है। कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग यहाँ क्यों आते हैं। ऐसे माहौल में जोश चढ़ना लाजमी है। अध्याय 37। इतनी रईसी की यकीन न हो। क्लब के अंदर का नज़ारा अचानक बदल गया। बड़ी एलईडी स्क्रीन चमक उठी और उस पर अर्जुन और लीना की केबिन का दृश्य दिखाई देने लगा। तभी होस्ट की उत्साह से भरी आवाज गूंजी, केबिन नंबर M3 में बैठे हमारे खास मेहमानों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अल्टीमेट कार्निवल सेट ऑर्डर किया है। अल्टीमेट कार्निवल का आनंद लें और अपनी जिंदगी को राजाओं की तरह जिएं। जैसे ही होस्ट की आवाज गूंजी, बार मैनेजर और राहुल खुद एक बड़ा ड्रिंक स्टैंड लेकर बाहर आए। उनके पीछे सुंदर वेट्रेस की एक लंबी कतार थी, जिन्होंने हाथ में रोशनी वाले बोर्ड पकड़े हुए थे। पूरे क्लब की नजरों के बीच वे भीड़भाड़ वाले फ्लो से होते हुए हर टेबल को पार करते हुए धीरे धीरे ऊपर अर्जुन और लीना की ओर बढ़ने लगे। फ्लो पर मौजूद डीजे ने तुरंत एक धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। क्या दृश्य है, क्या नज़ारा है। ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। सच कहूं तो अर्जुन ने कभी क्लब में दिखावा करने के बारे में नहीं सोचा था। वह यहाँ पहली बार आया था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि अल्टीमेट कार्निवल सेट मंगाने पर यह पूरा तामझाम किया जाता है। ये कुछ ज्यादा ही है। लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि अनजाने में ही सही, इस तरह का रुतबा दिखाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कम से कम उसका स्वाभिमान पूरी तरह संतुष्ट हो गया। वह आखिरकार एक गरीब लड़के से, जिस पर लोग धौंस जमाते थे, एक ऐसा अमीर आदमी बन गया था जो खुद धौंस जमा सकता था। जल्द ही वह काफिला उनकी केबिन तक पहुंच गया। मैनेजर और राहुल ने बड़ी इज्जत के साथ ड्रिंक्स मेज पर रखी। उनके पीछे खड़ी लड़कियों ने लाइट वाले बोर्ड लहराते हुए एक साथ नारा लगाया, अर्जुन सर, फॉरएवर क्लब को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके और आपकी दोस्त के लिए एक शानदार शाम की कामना करते हैं। इसी बीच राहुल ने कार्ड स्वाइप किया और बिल का भुगतान हुआ, 2,38,000 रुपये। इस तरह के क्लबों में नियम यही था, आपको हर ऑर्डर के साथ भुगतान करना होता था। शायद इसलिए ताकि लोग दिखावा करने के बाद बिना पैसे दिए भाग न जाएं। पहली बार बार में आए, जैसा मन चाहे वैसा करें के सिद्धांत पर चलते हुए होस्ट ने सबसे महंगी ड्रिंक चुनी और अनजाने में अपना रुतबा दिखाया। इनाम 5 लाख रुपये नकद। बैंक बैलेंस 45,40,000 रुपये। कुछ मिनटों के बाद जब ये सारा तामझाम खत्म हुआ तो भीड़ छट गई। मुख्य हॉल वापस अपनी पुरानी मस्ती में लौट आया और लोग डीजे की धुन पर नाचने लगे। मानना पड़ेगा, इस क्लब का माहौल वाकई शानदार है। मैनेजर तुरंत नहीं गया। उसने अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अर्जुन सर। मैं इस बार का मैनेजर हूँ। आपकी पहली यात्रा पर आपका स्वागत है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई शिकायत हो तो कृपया राहुल को बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं अब आपको और आपकी दोस्त को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उम्मीद है आपका वक्त अच्छा बीतेगा। इतना कहकर मैनेजर मुस्कुराया, झुका और चला गया। मैनेजर के जाने के बाद राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन सर, क्या आप अभी के इंतजाम से संतुष्ट थे? हाँ, बहुत बढ़िया था। अर्जुन मुस्कुराया। अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हें ही ढूंढूंगा। धन्यवाद अर्जुन सर। राहुल मेज के पास झुककर बोला, सर, आप पहले क्या लेना चाहेंगे? मैं आपके लिए बोतलें खोल देता हूँ। अल्टीमेट कार्निवल सेट में कॉन्याक की 3 महंगी बोतलें और 10 बोतलें शैंपेन की थीं। अर्जुन ने कहा, सब खोल दो। सब की सब। राहुल ने उसे धीरे से समझाने की कोशिश की, सर, ये बहुत ज्यादा है। आप और मिस लीना इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। सब खोलना बर्बादी होगी। क्यों ना आप जो न पी पाएं उसे स्टोर करवा दें और अगली बार इस्तेमाल कर लें।
कोई बात नहीं, सब खोल दो। अर्जुन मुस्कुराया। अगर अच्छी लगी तो अगली बार और मंगा लेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राहुल निशब्द रह गया। इतना पैसा, इतनी रईसी की यकीन ही न हो। दूसरी ओर लीना को कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर वह उसके साथ 1.7 लाख का खाना पहले ही खा चुकी थी। उसे पता था कि अर्जुन का अंदाज यही है। राहुल ने एक एक करके सारी बोतलें खोल दी। हालांकि ड्रिंक उसकी नहीं थी, फिर भी हर बोतल खुलते देख उसका दिल अर्जुन के लिए पसीज रहा था। ये ड्रिंक नहीं है, ये तो सीधे सीधे पैसा है। बोतलों को खोलने और गिलास भरने के बाद राहुल चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना करे। लो, एक ड्रिंक लेते हैं। अर्जुन ने लापरवाही से एक गिलास उठाया और लीना की ओर बढ़ाया। चीयर्स। लीना ने एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर दिया, बिल्कुल बिंदास अंदाज में। अर्जुन हैरान रह गया। इसके पीने का तरीका तो बिल्कुल सुमन दीदी जैसा है। अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद लीना मुस्कुराई। सिर्फ पीने में क्या मजा। चलो एक गेम खेलते हैं। जो हारेगा वो पिएगा। ठीक है, कौन सा गेम? उंगली पकड़ने वाला गेम, लीना ने समझाया। जो उंगली पकड़ लेगा वो दूसरे से एक सवाल पूछेगा। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो तुम्हें पीना होगा, और अगर तुम उंगली नहीं पकड़ पाए तो भी पीना होगा। मंजूर है, अर्जुन मुस्कुराया। पहले तुम शुरू करोगी या मैं? मैं करती हूँ। लीना ने अपना हाथ नीचे की ओर करके फैलाया। अर्जुन ने अपनी उंगली उसके नीचे रखी। शुरू, लीना के कहते ही उसने तेजी से अपनी मुट्ठी बंद की। अर्जुन की उंगली पकड़ी गई। लीना खुशी से चहकी, हा हा हा, तुम हार गए। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो मैं कुछ मुश्किल पूछती हूँ। लीना ने कुछ सोचा और फिर पूछा, तुम्हारा पहला रिलेशनशिप कब था? कॉलेज के पहले साल में। अर्जुन मुस्कुराया। जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ, एक सीनियर लड़की ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। हा हा हा, लीना हंसी। फिर से। इस बार अर्जुन जीत गया। अब मेरी बारी पूछने की। तुम्हारा पहला रिलेशनशिप कब था? मैं नहीं बता रही। लीना ने गिलास उठाया और गटागट पी गई। अगले कुछ राउंड्स में लीना लगातार हारती रही और अर्जुन सवाल पूछता रहा। पर वह जो भी पूछता, लीना जवाब देने के बजाय पीना चुनती। अर्जुन समझ गया कि क्या हो रहा है। लीना का मूड आज वाकई खराब है। वह यहाँ सिर्फ खुद को नशे में डुबाने आई है। छोड़ो, अब और नहीं खेलते। मजा नहीं आ रहा। कुछ और ड्रिंक्स के बाद थोड़ी सी नशे में झूमती हुई लीना उठी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो डांस करते हैं। अर्जुन उसके पीछे पीछे ऊपर वाली रेलिंग के पास गया और डीजे की धुन पर हल्का हल्का हिलने लगा। पर लीना तो जैसे खो गई थी। वह एक के बाद एक गानों पर नाचती रही। वह थोड़ी बेकाबू लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह डांस नहीं कर रही, बल्कि शराब और संगीत के जरिए अपना सारा गुस्सा और गम बाहर निकाल रही है। जब वह पूरी तरह थक गई, तभी रुकी। अर्जुन ज्यादा नहीं हिला था। उसने मुस्कुराकर पूछा, हो गया डांस? हाँ, हो गया। लीना उसकी ओर मुड़ी, हाँफते हुए मुस्कुराए और बोली, क्या मैं अभी किसी पागल की तरह लग रही थी? अगर तुम पागल थी भी, तो सबसे सुंदर पागल थी। हा हा हा, तुम्हें बातें बनाना खूब आता है। लीना हंसी। मुझे आज से पहले कभी इतनी खुशी नहीं मिली। चलो, और पीते हैं। हमने जितनी बोतलें खोली हैं, सब खत्म करनी हैं। हम इन्हें बर्बाद नहीं होने दे सकते। असंभव। अगर हम एक बोतल भी खत्म कर लें तो बड़ी बात होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर हमने ये सब खत्म कर दिया, तो हम दोनों सीधे अस्पताल पहुंचेंगे। ठीक है, बाबा। अर्जुन मुड़ा। मेज से एक और गिलास उठाया, लीना को दिया और पूछा, क्या आज ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम परेशान हो? नहीं तो, लीना ने पलट कर पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझसे मत छुपाओ। अर्जुन ने आह भरी। बाहर से तुम जितना ज्यादा मुस्कुरा रही हो, अंदर से तुम उतनी ही दुखी हो। क्या तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है क्या? लीना कुछ पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने कहा, आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुम मुझे बस हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो? बस इतनी सी बात। अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है। वह मुस्कुराया। उदास मत हो, अभी एक मिनट रुको, मैं पूरे क्लब से तुम्हें बर्थडे विश करवाता हूँ। अध्याय 40। थोड़ी दोषी महसूस करती लीना। लीना होटल से बाहर निकली। वह अब भी हाई हील्स पहने हुए थी। अपने पहले अनुभव की वजह से उसे चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी और उसके कदम डगमगा रहे थे। वह पास के एक मेडिकल स्टोर पर गई। वहां से उसने जरूरी दवा और पानी की एक बोतल खरीदी और तुरंत एक टैबलेट निगल ली। जिंदगी में चाहे कितने भी रास्ते हों, लेकिन सावधानी हमेशा पहला नियम होनी चाहिए। तभी वह सड़क के किनारे गई, एक टैक्सी रोकी और तेजी से अपने घर, आशियाना अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ी। वह मुख्य दरवाजे पर खड़ी हुई। लीना ने एक गहरी सांस ली और अपने फोन की स्क्रीन पर अपना चेहरा चेक किया। जब उसे सब कुछ सामान्य लगा, तब उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि सुमन आरामदायक नाइट सूट पहने लिविंग रूम के सोफे पर लेटी टीवी देख रही है।
कॉफी टेबल पर एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर केक रखा था। उस पर लीना के पसंदीदा फल आम, स्ट्रॉबेरी, अंगूर और खरबूजा सजे हुए थे। आहत सुनकर सुमन ने सिर घुमाया। लीना को वापस आया देख वह मुस्कुराए और पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की थी, पर लग नहीं रहा था। मैं डर गई थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अंदर से थोड़ा दोषी महसूस करते हुए लीना सुमन के बगल में आकर बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, वाह क्या एक केक मेरे लिए है। ये बहुत खूबसूरत है। आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम भूल तो नहीं गई? सुमन मुस्कुराए। आधी रात होने में अभी कुछ ही मिनट बाकी हैं। जल्दी से एक विश मांगो। ठीक है। सुमन ने मोमबत्तियां लगाने में उसकी मदद की, उन्हें जलाया और फिर लाइटें बंद कर दी। लीना ने अपनी आंखें मूंद ली, हाथ जोड़े और मन ही मन एक दुआ मांगी। फिर उसने आंखें खोलीं और एक ही फूंक में मोमबत्तियां बुझा दी। सुमन ने वापस लाइटें जलाईं और कहा, जन्मदिन मुबारक हो, लीना। शुक्रिया, सुमन। लीना मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम केक खाओगी? मैं काटती हूँ। तुम ही खाओ, मुझे अभी मन नहीं है। ठीक है, फिर मैं ही खा लेती हूँ। लीना ने अपने लिए एक टुकड़ा काटा और सुमन के बगल में बैठकर बड़े बड़े निवाले खाने लगी। होटल में इतनी मेहनत के बाद उसे वाकई बहुत भूख लगी थी। क्या तुमने डिनर नहीं किया था? सुमन ने हैरानी से पूछा, तुम तो ऐसे खा रही हो जैसे सदियों से भूखी हो। हाँ, लीना ने नजरें झुकाते हुए झूठ बोला, आज ऑफिस में बहुत काम था, अभी तक ओवरटाइम कर रही थी। फिर सहकर्मियों के साथ थोड़ा बाहर गई थी, पर वहां कुछ खास खा नहीं पाए। तुमने शराब भी पी है? सुमन ने हवा में सूंघा। मुझे तुम में से हल्की महक आ रही है। ओह, बस थोड़ी सी। बात बदलने की जल्दी में लीना की नज़र पास ही रखे एक शॉपिंग बैग पर पड़ी। उसने पूछा, क्या तुम आज ऑफिस के बाद शॉपिंग पर गई थी? हाँ, अब सुमन की बारी थी थोड़ा दोषी महसूस करने की। मुझे लगा मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो बस मॉल चली गई और कुछ खरीद लिया। सच तो ये था कि वह भी शुरू में लीना का जन्मदिन भूल गई थी। अर्जुन का पीछा करते हुए मॉल पहुंचने के बाद उसने नीतू नाम की उस लड़की को देखने के लिए कपड़ों की खरीदारी का नाटक किया था, जिससे वह काफी परेशान हो गई थी। उसके बाद वह अकेले उसी रेस्टोरेंट में गई जहां अर्जुन को ले गई थी, खाना खाया और काफी देर तक अकेली बैठी रही। घर लौटते वक्त उसे याद आया कि आज लीना का जन्मदिन है। तब उसने केक खरीदा और घर आ गई, पर यहाँ कोई नहीं था। फोन भी बंद आ रहा था। अगली बार जब शॉपिंग पर जाओ, तो मुझे साथ ले चलना। लीना ने कहा, गर्मियां आ गई हैं और मुझे भी लगता है कि मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। ठीक है, जल्दी ही साथ चलेंगे। अपना केक खत्म करने के बाद लीना खड़ी हुई और बोली, सुमन, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं सोने जा रही हूँ। ये सब मैं सुबह साफ कर दूंगी। उसकी चिंता मत करो, तुम आराम करो, मैं देख लूंगी। इतना कहकर सुमन ने पूछा, वैसे क्या तुम आज नहाओगी नहीं? नहीं, बहुत थक गई हूँ। बस सोना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने एक नकली जम्हाई ली और अपने बेडरूम की ओर बढ़ गई। फिर से नहाऊं। होटल में उस शख्स के साथ पहले ही 1 घंटा नहा चुकी हूँ। अगर अब फिर नहाई तो मेरी खाल ही निकल जाएगी। पीछे से चौकन्नी सुमन ने लीना के चलने के अंदाज में कुछ अजीब महसूस किया और चिंता से पूछा, लीना, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? कुछ नहीं। पीछे मुड़े बिना लीना ने कहा, आज आते वक्त जल्दी में थी, किसी ने तरबूज का छिलका फेंका था, उस पर पैर पड़ा और गलती से वहीं स्प्लिट्स हो गया। हा हा हा। ये सुनकर सुमन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। क्या तुम ठीक हो? कूल्हों में ज्यादा दर्द तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी मोच है। एक रात की नींद के बाद ठीक हो जाएगा। इतना कहकर लीना जल्दी से अपने कमरे में छिप गई। बाल बाल बची, वरना पकड़ी जाती। बिस्तर पर अकेले लेटे हुए वह उन पलों को याद करने लगी जो आज रात उसके और अर्जुन के बीच क्लब और होटल में बीते थे। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। सोचा नहीं था कि इतने सालों से जो मैंने बचा कर रखा था, वह अपने जन्मदिन पर एक पल के आवेग में अर्जुन को दे दूंगी। सुमन, मुझे माफ कर देना। मेरा तुम्हें झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। उसने मन ही मन फुसफुसाया, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरी पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। ख्यालों से बाहर आते ही लीना को याद आया कि उसे अर्जुन को घर पहुंचने का मैसेज करना था। उसने अपना फोन उठाया, बिस्तर पर लेटे हुए अपनी एक फोटो खींची और उसे भेज दी। अर्जुन, मैं घर पहुंच गई हूँ। गुड नाइट। लेकिन उसने कुछ मिनट इंतजार किया, अर्जुन का कोई जवाब नहीं आया। क्या वह इतनी जल्दी सो गया? बाहर लिविंग रूम में सुमन को लीना के अजीब व्यवहार पर कोई शक नहीं हुआ। उसे लगा कि काम की वजह से वह थक गई होगी, वरना लीना जैसी रात को जागने वाली लड़की इतनी जल्दी और बिना नहाए कैसे सो सकती है। उसे हमेशा अपनी सहेली लीना के लिए गर्व और हमदर्दी महसूस होती थी। कॉलेज के दिनों से ही उसे पता था कि लीना की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
उसके परिवार वाले भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे और बेटे को बेटी से ऊपर रखते थे। पहले साल के बाद लीना ने अपनी पढ़ाई और रहने का खर्च खुद पार्ट टाइम नौकरियों और स्कॉलरशिप से उठाया था। किस्मत से उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और वह इस शहर में टिक गई। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वह ज्यादा पैसे नहीं बचा पा रही थी। यही वजह थी कि वह किसी के साथ जल्दी रिश्ते में नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह एक बहुत अमीर जीवनसाथी चाहती थी। सुमन ये बात समझती थी। दरअसल अगर अर्जुन लीना के लिए सही होता तो वह उन दोनों की बात चलाने की सोचती। पर अर्जुन के घर और ऑफिस वाली घटनाओं के बाद उसने ये ख्याल छोड़ दिया था। और आज ही उसने अर्जुन को एक सेल्स गर्ल के साथ नजदीकियां बढ़ाते देखा था। सुमन ने सोचा, ये अर्जुन भी ना, जब मैं इसे भाव नहीं दे रही तो यह बाहर जाकर सस्ता खाना ढूंढ रहा है। क्या इसे फूड पॉइजनिंग का डर नहीं है? फिर उसने सोचा, मर्द तो मर्द ही होते हैं, आखिर उनकी भी जरूरतें होती हैं, और मैं तो उसे कुछ दे नहीं रही। अब यह उम्मीद तो नहीं कर सकती कि वह घर बैठकर खुद ही सब संभाले। सोचते सोचते सुमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उन कपड़ों को देखा जो आज खरीदे थे। कल ये पहनकर ऑफिस जाऊंगी और देखूंगी कि उसका क्या रिएक्शन होता है। उधर होटल में लीना के जाने के बाद अर्जुन बस सोने ही वाला था कि उसकी मां का फोन आ गया। अर्जुन को लगा कुछ जरूरी होगा, पर वह बस पड़ोस की किसी लड़की की तारीफें किए जा रही थी। ये साफ तौर पर उसे अगली बार घर बुलाकर ब्लाइंड डेट पर भेजने की साजिश थी। अर्जुन निशब्द रह गया। मैं और ब्लाइंड डेट? अब अगर मैं चाहूं तो उनके लिए बहुओं की पूरी ट्रक भर के ला सकता हूं, इतनी कि घर में मेला लग जाए। उसने बस फोन कान से लगाए रखा और उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकालता रहा। जल्द ही मां की लोरी जैसी आवाज सुनते सुनते वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ नीतू भी अभी सोई नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटी उस सोने की ईंट को उलट पलट कर देख रही थी जो अर्जुन ने उसे दी थी। 30 ग्राम सुनने में कम लगता है, पर आज के भाव से इसकी कीमत 15,000 रुपये से ज्यादा थी। पहले वह महंगा बैग और अब ये सोना। अर्जुन ने उस पर करीब 40,000 रुपये खर्च कर दिए थे। उसे मानना पड़ा कि अर्जुन वाकई दिलदार है। मैंने सही इंसान का हाथ पकड़ा है। वहीं नीतू की मैनेजर संजना अपनी सहेलियों के साथ क्लब से बाहर निकल रही थी। वह भी थोड़ी नशे में थी। अकेले घर जाते वक्त वह खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। आज रात क्लब में अर्जुन का वह रुतबा और उसकी सहेलियों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। शायद अगली बार जब वह काम के सिलसिले में मिले तो मुझे उसे खाने पर बुलाना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक फॉर्मल लंच। मेरा और कोई इरादा नहीं है। उसने पिछली बार इतना सारा सोना खरीदा था, तो स्टोर मैनेजर होने के नाते मेरा उसे शुक्रिया कहना तो बनता है। लेखक का नोट, क्या आप सब सिर्फ पढ़ रहे हैं? अगर आप यहाँ हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। मैं देखना चाहता हूँ कि किसे ये कहानी सबसे ज्यादा पसंद आ रही है।